So we are here again for discussing application based question series 3, the final series. 15 questions में solve करेगा इसमें, and we wind up the application based question वाला section. So let's begin with the next question. So credit balance in a ledger will be either, अगर एक ledger में credit balance है, okay, अगर एक ledger में credit balance है तो इसका मतलब वो या तो इनकम हो सकता है, क्योंकि इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है अगर नॉमिनल अकाउंट है तो। अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि वो बंदा मेरा क्रेडिटर है, मतलब अमाउंट पेएबल है। रियल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। मतलब अगर वो लेजर में क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो या तो पर्सनल अकाउंट रहेगा या तो वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा, ये दो में से एक ही हो सकता है। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मतलब वो क्रेडिटर है, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो इनकम है। ये ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे। सो रेवेन्यू और एन एसेट, रेवेन्यू मतलब इनकम, वो पॉसिबल है, बट एसेट लिखते ये गलत है, इसकी वजह से ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस और एन एसेट ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों में डेबिट बैलेंस रहता है, जबकि वो क्रेडिट बैलेंस का बात कर रहा है यहां पर, तो बी भी पॉसिबल नहीं है। अ रेवेन्यू और अ लायबिलिटी, इनकम हो सकता है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस रहता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, बिकॉज लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब क्रेडिट बैलेंस। करेक्ट? सो द आंसर इज सी। गेटिंग माई पॉइंट? कैसा पहचाना मैंने? थॉट प्रोसेस बिल्ड किया पहले ही, देखो मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वेरी नाइस क्वेश्चन। वो बोलते हैं कैश सेल्स इज 50,000, cash collected from debtors is 1,30,000, bad debts during the year is 5,000, debtors at the beginning is 10,000 and debtors at the end is 5,000। और एग्जामिनर एक्चुअली आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड टोटल सेल्स, तो एग्जामिनर बोलते हैं फाइंड टोटल सेल्स, टोटल सेल्स चाहिए। तो सवाल ये, हाउ टू फाइंड आउट टोटल सेल्स? तो द फॉर्मूला इज total sales is basically cash sales plus credit sales। समझा? उधार पे जो बेचा प्लस नकद बेची, दैट इज कॉल्ड टोटल सेल्स। इसमें से आपको कैश सेल्स तो रेडीमेड दे दिया है, क्रेडिट सेल्स अपने को नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो हाउ विल यू फाइंड आउट? ये सब इंफॉर्मेशन को रख के, तो वो इंफॉर्मेशन को रख के हम लोग क्रेडिट सेल्स कैसा फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइंडिंग क्रेडिट सेल्स। एंड इन दैट प्रोसेस वी विल मेक डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले हमें डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखा है डेटर्स एट द बिगिनिंग, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, और डेटर्स में डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, डेटर्स एट द एंड इज 5,000, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, ये यहाँ पे आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। तो डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया मैंने। अभी लिखा है यहां पर बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। बैड डेट्स का जर्नल एंट्री क्या है पता है आपको? बैड डेट्स इज अ लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से बैड डेट्स को हम डेबिट करते हैं और डेटर्स को क्रेडिट करते हैं टू कैंसिल फ्रॉम डेटर्स। सो बैड डेट्स टू डेटर्स जर्नल एंट्री हो जाता है, मतलब डेटर्स के अकाउंट में यहां पर ऐसे आएगा, बाय बैड डेट्स 5,000। ठीक है, तो ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया। अब एक ही इंफॉर्मेशन बाकी है, वहां पे लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। सो कैश हमने कलेक्ट किया डेटर्स से 1,30,000, मतलब हमारे पास 1,30,000 आया, तो इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, मतलब डेटर्स के अकाउंट में यहां पर आ जाएगा बाय कैश।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेटर्स का अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यू विल फाइंड डेटर्स का अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा है, तो यहाँ पे है 1,40,000, सेम टोटल सेम लाइन हम यहाँ लिख देंगे। डिफरेंस आ रहा है 1,30,000 का। दिस इज योर क्रेडिट सेल्स, ये उधार वाला सेल्स का फिगर आ गया आपका। बस इसके बाद तो बहुत इजी है, इसके बाद तो यही करना है। सो देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश वाला सेल्स जो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पे लिखा था 50,000 प्लस उधार वाला सेल्स हमने ढूंढा 1,30,000, तो आंसर इज 1,80,000। क्लियर? नेक्स्ट, A opened an account in the bank with rupees 5,000 on 3rd December 2019। 3rd December 2019 को A ने बैंक में अकाउंट ओपन किया 5,000 रुपए के साथ। He deposited rupees 1,000 on 7th December। He withdrew rupees 2,000 on 15th December and deposited a check of rupees 10,000 on 20th December। और बोलता है व्हाट इज द बैलेंस ऑन 31st December। 31st December को बैलेंस क्या है पूछता है, ठीक है ना। अभी अकाउंट ओपन किया बैंक के साथ और कितना रुपया जमा किया उसमें 5,000, फिर और डिपॉजिट किया 1,000, तो प्लस 1,000 करते, बाद में विड्रॉ किया 2,000, तो माइनस 2,000 कर लीजिए, और फिर डिपॉजिट किया, चेक भी चलेगा ना, तो डिपॉजिट किया तो प्लस 10,000 करेंगे, तो हो गया। ये प्लस माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 + 1 6, 6 - 2 is 4, 4 + 10 is 14,000। दिस इज द बैंक बैलेंस as on 31st of December। Easy। Next, क्रेडिट बैलेंस इन अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स। अगर एक पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, ओके, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, दैट इंडिकेट्स अमाउंट पेएबल। सामने वाला अपना क्रेडिटर है, तो इट इंडिकेट्स अमाउंट पेएबल। ऑलराइट, नेक्स्ट, dangerous question। Value of furniture on 1st April 2008 is 80,000। Furniture purchased during the year is 40,000। During the year, some furniture was sold for rupees 15,000 and a loss of rupees 5,000 was incurred। Value of furniture on 31st March 2009 is 70,000। वो बोलते हैं डेप्री चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 8-9 है। वो बोलते हैं 8-9 में डेप्री कितना किया ये बताओ। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1st April 08, ये जो दिया है ये क्या है तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है, एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 31st March 09 यहाँ पे दिया, ये क्या है तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, आपने को तो मालूम है कि फर्नीचर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फर्नीचर का अकाउंट बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्लोजिंग बैलेंस 70,000 दिया है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो आ गया। अभी वो क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000। हमने फर्नीचर परचेज किया तो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर का डेबिट में आएगा। टू कैश बैंक, हमने फर्नीचर लिया और पैसा दिया होगा, तो टू कैश बैंक। देन ड्यूरिंग द ईयर सम फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 15,000, बेचा तो पैसा आया रहेगा, तो हम लोग कैश बैंक डेबिट टू फर्नीचर करेंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। बाय कैश बैंक अकाउंट 15,000।
और ये बेचने का चक्कर में अपने को लॉस हो गया 5000 का। अभी लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से हम लोग लॉस को डेबिट करेंगे और हम फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। मतलब यहाँ पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल 5000। और कुछ तो है नहीं। क्लोजिंग बैलेंस दिया था फर्नीचर का, वो तो हमने लिख दिया ऑलरेडी अकाउंट में। तो अभी हम क्या करते हैं, अकाउंट को बंद करके देखते हैं क्या हो रहा है करके। तो ये अकाउंट का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे 1,20,000 है, सेम टोटल सेम लाइन यहाँ पे। अभी डिफरेंस तो 1,20,000 में से 70 और ये 90 माइनस हो गया, तो अभी भी 30,000 का फर्क है। ये 30,000 क्या है, डेप्रिसिएशन है, जो कि अपना आंसर है ना। डेप्री पूछा है ना वो लोग ने, सो डेप्री इज 30,000। क्लियर। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ अ लेजर इज, अगर एक लेजर में डेबिट बैलेंस होता है, करेक्ट, तो डेबिट बैलेंस किस किस में पॉसिबल है। एसेट में डेबिट बैलेंस पॉसिबल है बिकॉज रियल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस पॉसिबल है, उसका मतलब है कि वो बंदा मेरा डेटर है, मतलब अमाउंट रिसीवेबल है। और अगर नॉमिनल अकाउंट का बात करेंगे तो डेबिट बैलेंस कभी होगा जब ये वो एक्सपेंस होगा। तो या तो एक्सपेंस होना चाहिए या तो एसेट होना चाहिए, करेक्ट, या तो मेरा डेटर रहना चाहिए, अमाउंट रिसीवेबल रहना चाहिए। तो लेट अस सी क्या क्या ऑप्शंस है। रेवेन्यू और एन एसेट, इसमें एसेट सही है बट रेवेन्यू गलत है। रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम में क्रेडिट बैलेंस रहता है। बी, दोनों में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बी इज नॉट द आंसर। सी, यस, एक्सपेंस भी पॉसिबल है, एसेट भी पॉसिबल है बिकॉज बोथ हैव डेबिट बैलेंस। डी में एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है बट लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आंसर इज ऑब्वियसली सी। सी क्राइटेरिया मीट करता है, डेबिट बैलेंस मतलब एक्सपेंस या तो एसेट, करेक्ट। द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स बुक इज, देखो अपना सब्जेक्ट में है ना एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब ये होता है कि एन अकाउंटेंट इज नॉट सपोज टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर इट। हर चीज का सबूत लगता है। तो आप अगर गुड्स बेचोगे तो जो डॉक्यूमेंट होगा जिसके जरिए बुक्स में एंट्री होगा, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड आउटवर्ड इनवॉइस। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज सेल्स बुक का बात कर रहे हैं और हमको पता है कि सेल्स बुक में हम लोग खाली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स लिखते हैं, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के टाइम पे डॉक्यूमेंट जो होता है उसका नाम है इनवॉइस। एंड जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो गुड्स के साथ साथ कस्टमर को बिल जाता है, उसका एक कॉपी अपना बिजनेस में होता है, ये कॉपी रख के अकाउंटेंट एंट्री करता है, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड इनवॉइस। ऑलराइट, नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज 25,000, okay, and rupees 5,000 were recovered from debtors. Then the balance of day book will be transferred by which amount, ऐसा बोलते हो। इसके लिए फर्स्ट लेट अस रिवाइज क्विकली कि सेल्स बुक दिखता कैसा है। तो ये सेल्स बुक का फॉर्मेट है, एक कॉलम होता है डेट, एक कॉलम होता है नेम ऑफ द कस्टमर, एक कॉलम होता है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एक कॉलम होता है एलएफ और फिर अमाउंट। ये सेल्स बुक का फॉर्मेट है, करेक्ट। अगर हम मिस्टर ए को गुड्स बेचेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर ए, मिस्टर बी को सेल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर बी, मिस्टर सी को सेल करेंगे गुड्स यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर सी, और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं। तो ये एग्जामिनर क्या बोल रहा है, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज 25,000, मतलब वो बोल रहा है कि ये टोटल इज 25,000, करेक्ट। ये टोटल को हम लोग क्या करते हैं, ये टोटल को वी टेक इट टू द लेजर, लेजर में सेल्स अकाउंट में लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं सेल्स अकाउंट में,
सेल्स अकाउंट में वी राइट बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 25,000, और जो कस्टमर्स है जिनको हमने माल बेचा उनको हम डेबिट करते हैं टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स करके। अभी अगर मेरे को 5,000 मिलता है कोई भी डेटर से, मतलब कोई भी कस्टमर से, उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? उसका जर्नल एंट्री कैश टू कस्टमर या कैश टू डेटर। तो उसमें सेल्स इन्वॉल्व है क्या? नहीं। तो एग्जामिनर क्या पूछता है कि बैलेंस ऑफ डे बुक विल बी ट्रांसफर्ड बाय विच अमाउंट? तो बैलेंस ऑफ डे बुक विल बी ट्रांसफर्ड बाय 25,000 ओनली, बिकॉज कस्टमर से 5,000 मिला, वो सेल्स अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज जर्नल एंट्री इज कैश टू कस्टमर। गेटिंग माई पॉइंट? तो कंफ्यूज करने को दिया। बहुत जगह को लगता है हाँ 5,000 मिल गया मतलब 20,000 ही बैलेंस है तो 20,000 ट्रांसफर होगा। नहीं, सेल्स अकाउंट में करेक्ट ट्रांसफर कितना होगा? 25 होगा। नेक्स्ट, अ डैश इज सेंट टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न्स द गुड्स। जब भी कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है ना, तो हमको उसको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट का नाम होता है क्रेडिट note. Why credit note? The reason being customer is the giver of the goods. कस्टमर गुड्स का गिवर है, इसके लिए क्रेडिट नोट बेचते हैं हम लोग। समझा? Goods of rupees 10,000 were destroyed by a fire and insurance company admitted a claim of rupees 7,500. The journal entry record the above transactions. अभी 10,000 का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया फायर के कारण, और इंश्योरेंस वाला बोलते हैं मैं 7,500 देगा। इसका मतलब इंश्योरेंस वाला 2,500 रुपये नहीं दे रहा है, वही आपका लॉस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10,000 इज नॉट योर लॉस, योर लॉस इज ओनली 2,500, क्योंकि 7,500 का तो आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। ओके, अब इसको जर्नल में रिकॉर्ड कैसा करने का? आपका 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब धंधे में से 10,000 का गुड्स गया, तो ये 10,000 को क्रेडिट करने का या तो परचेजेस अकाउंट को या तो goods destroyed by fire account. Correct? Either you credit purchase or you credit goods destroyed by fire. ये हो गया क्रेडिट वाला पार्ट। परचेज को क्रेडिट क्यों कर रहा है? टू कैंसिल द गुड्स फ्रॉम परचेज। और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय क्रेडिट क्यों कर रहा है? बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट। ठीक है, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया क्लेम। एडमिटेड का मतलब अभी तक पे नहीं किया। देखो, जब मेरे बिजनेस में आग लगता है ना, तो आग लगने के बाद मैं क्या करता है, इंश्योरेंस वाले को कॉल करके बोलता है आग लग गया पैसा दो, आग लग गया पैसा दो। तो इंश्योरेंस वाला तुरंत चेक नहीं भेजता है, वो आके चेक करता है मेरे यहाँ पे कि सच्ची में आग लगा है क्या, और आग से कितने का गुड डिस्ट्रॉय हो गया, वो सब चेक करते हो। तो यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है इंश्योरेंस वाला आया, उनके हिसाब से चेकिंग कर लिया, चेकिंग करने के बाद में हमको वादा किया कि 7,500 देंगे। इसका मतलब अभी अपने को इंश्योरेंस वाले से 7,500 लेना है। इंश्योरेंस वाला हमारा डेटर है, तो इंश्योरेंस वाले को डेबिट करने का। सो इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट करने का 7,500 से। क्यों? वो हमारा डेटर है। 10,000 का माल जल गया, इंश्योरेंस वाला खाली 7,500 देने को रेडी है, मतलब 2,500 का लॉस है। ये 2,500 का लॉस के लिए हम लोग लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज इंश्योरेंस वाला हमारा डेटर है। कैसा मालूम पड़ा हमारा डेटर है? एडमिटेड वर्ड देख के। अब तक पैसा मिला नहीं। अगर पैसा मिल गया होता तो जहां पर इंश्योरेंस क्लेम डेबिट है वहां पे मैं बैंक को डेबिट करता, पैसा मिल गया करके।
बट पैसा मिला नहीं है, इसके लिए मैं इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट किया, मतलब डेटर बनाया इंश्योरेंस वाले को। 2,500 का लॉस हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के साथ लॉस बाय फायर को डेबिट किया। और क्रेडिट किसको करेंगे, या तो परचेज या तो गुड्स लॉस बाय फायर को। क्लियर? नेक्स्ट, क्रेडिट सिग्निफाइज, वो बोलते हैं क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या है। इसके पहले एक वीडियो में डेबिट सिग्निफाइज का मीनिंग देखा था हमने। सो क्रेडिट सिग्निफाइज इंक्रीज इन लायबिलिटी, इज इट ट्रू? द आंसर इज यस। लायबिलिटीज में क्रेडिट बैलेंस ही होता है, एसेट्स में डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट सिग्निफाइज अपना लायबिलिटी बढ़ रहा है, बराबर है। डिक्रीज इन एसेट, यस ये भी बराबर है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, अगर मैं एसेट को क्रेडिट करेगा तो एसेट घटेगा, ये भी बराबर है। इंक्रीज इन कैपिटल, यस कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर मैं कैपिटल को क्रेडिट करते रहेगा तो कैपिटल बढ़ेगा। दैट इज वाई द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेगा तो ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स। फर्स्ट वन, इन्वेंट्रीज एंड ड्रॉइंग्स, तो आर दे कॉन्ट्राडिक्टरी? लेट अस थिंक ना। इन्वेंट्री मतलब क्या, स्टॉक, स्टॉक मतलब एसेट, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, मतलब इन्वेंट्री में डेबिट बैलेंस होता है, और ड्रॉइंग्स भी हम लोग डेबिट ही करते हैं हमेशा। तो इन्वेंट्री एंड ड्रॉइंग्स आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों में डेबिट बैलेंस है। अगले वाले में सेल्स है, सेल्स में क्रेडिट बैलेंस रहता है, और परचेज रिटर्न्स उल्टा ऑफ परचेज है, उसमें भी क्रेडिट बैलेंस होता है, सो दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, बोथ आर एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, दोनों में डेबिट बैलेंस होता है, इवन दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। ट्रेड रिसीवेबल एंड लायबिलिटी, यस दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल में डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी इज द आंसर। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, सो दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट्स। ओके, नेक्स्ट, ऑड वन आउट, छोड़ता ही नहीं है हमारा पीछा। सो फाइंड द ऑड वन आउट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक लोन, prepaid insurance and outstanding expenses. My god, so what should be the answer? Yes, the answer is bolu, prepaid insurance, that is the answer. Why? Because others have credit balance, or we can say others are liability, while prepaid insurance is an asset. ओके, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, बहुत थक गया रहेगा आप सुन सुन के। 34, इनकम टैक्स पेड ₹5,000 बाय द प्रोपराइटर, sorry, income tax paid ₹5,000 of the proprietor, and that is paid by the firm. The account to be debited is, always remember, for a sole proprietor income tax is personal expense, मतलब ये drawings है, so which account will be debited? The answer is drawings. Proprietor का income tax business ने pay किया तो ये drawings है, correct? Drawings account will be debited, याद रखना। The last one, जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड आर, तो पहली बात तो इसका मीनिंग क्या आपको समझना पड़ेगा। जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड दोनों का मतलब क्या है कि आपने क्या किया है, प्रॉफिट में से अमाउंट अलग करके रखा है फॉर फ्यूचर, सेविंग्स है बेसिकली, फ्यूचर में काम आएगा ये सोच के आपने प्रॉफिट में से अमाउंट अलग करके रखा है। सो बेसिकली दिस इज योर प्रॉफिट का टुकड़ा। एंड व्हाट इज प्रॉफिट? बिजनेस का इनकम, तो बिजनेस का इनकम का टुकड़ा है ये, इनकम का सब डिवीजन है ये, समझा। अभी इनकम में तो अपने को मालूम है कि क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो इनकम का सब डिवीजन में भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा। एंड इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट,
और ये नॉमिनल अकाउंट ही है ना, उनका ही सब डिविजन है. सो द आंसर इज नॉमिनल अकाउंट. करेक्ट. सो दीज आर amount set aside from profit for future, similar to savings. ओके. सो इनकम का टुकड़ा है ये, इसके लिए उसमें नॉमिनल अकाउंट है वो. करेक्ट. नॉमिनल अकाउंट, इनकम का टुकड़ा. I hope this video was very, very useful to you. For many more videos like this, please subscribe to our YouTube channel. Wish you all the very best for your exams. Thank you. Bye.